हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर की अपनी क्लास चल रही है, आज उसमें अगले टॉपिक के साथ मैं डॉक्टर संजीव बित्तरिया आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, लिखा हुआ है बालकन समस्या। इस पर चर्चा करेंगे जो पिछले वीडियो में अपन एक क्रम से बराबर चले आ रहे हैं, जो आपकी बुक में दिया गया है। 1815 से पहले जो फ्रांस के माध्यम से यूरोप में, फ्रांस और यूरोप में राष्ट्रवाद फैला, वो देखा अपन ने। फिर नेपोलियन के पश्चात जो परिस्थितियां जन्मी, उनमें खास करके जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण पढ़ा अपन ने। और आज जो मुख्य समस्या है यूरोप की, एक बालकन समस्या। और ये बालकन समस्या देखने में बहुत छोटी सी लगती है, पर ये बालकन समस्या बच्चों बहुत ही एक टिपिकल समस्या थी, क्योंकि जो बालकन क्षेत्र के जो देश थे वो छोटे छोटे देश हैं। उन पर वास्तविक रूप से तो जो प्रभाव जमा रखा था वो, या उनके अधीन थे, वो ऑटोमन साम्राज्य, जिसको तुर्की साम्राज्य कहते मुस्लिम साम्राज्य जो हैं, वो इसके क्या कहते हैं प्रभाव में थे। और लेकिन उनके साथ साथ उनके पड़ोसी देश भी, चाहे वो रूस है, चाहे ऑस्ट्रिया हो, चाहे इटली हो, ये देश भी उनके ऊपर कहीं ना कहीं अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे। इस वजह से ये समस्या बहुत टिपिकल हो गई। इसके बाद इस समस्या का टिपिकल का होने का जो प्रमाण है, यह बहुत ही ज़्यादा पेचीदा कह सकते हैं, जिसका हल कहीं से निकलता हुआ नहीं दिख रहा था। ऐसी जो समस्या थी उसके विषय में आपके सामने एक बहुत सुंदर कोटेशन है। मैं भले ही न रहूं, पर आने वाला विश्व युद्ध पूर्व की समस्या को लेकर होगा। ये बिस्मार्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों कोटेशन था। इस कोटेशन के माध्यम से जो बिस्मार्क ने बात कही कि आने वाला यदि कोई विश्व युद्ध होगा, मैं तो रहूं या न रहूं, उसने कहा, लेकिन वो उसका मूल जो होगा वो बालकन यानी पूर्व होगा। और ये निश्चित सी बात है बच्चों कि आपको अगर ध्यान है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, वो प्रथम विश्व युद्ध के लिए बालकन का ही एक देश सर्बिया उत्तरदायी था, जिसके बारे में आगे इसमें आपको अपने आप मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये बालकन है क्या, पूर्व है क्या। दक्षिण पूर्वी यूरोप का क्षेत्र जो बालकन पर्वत से घिरा है, बालकन क्षेत्र कहलाता है। ये आपको अब समझ लेना चाहिए। पूर्व की समस्या, बालकन समस्या पूर्व क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो दक्षिण पूर्वी यूरोप में है। और वो बालकन क्योंकि बालकन पर्वत से वो घिरा हुआ है, इसलिए इसको बालकन क्षेत्र भी कहते हैं। इस भौगोलिक क्षेत्र में 10 संप्रभु देश हैं आज। उस समय वो संप्रभु नहीं थे, उस समय तो वो ऑटोमन साम्राज्य के अधीन थे। लेकिन आज वर्तमान में इसमें कितने संप्रभु देश हैं? 10 संप्रभु देश हैं। कौन कौन से? रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवानिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो, ये देश शामिल हैं इसमें। बालकन क्षेत्र पर ऑटोमन साम्राज्य, तुर्की का नियंत्रण था। जब यूरोप में ईसाई और इनका युद्ध चल रहा था, तो उस समय इन सभी देशों पर, जब तुर्की शासक बहुत ताकतवर थे और उन्होंने एशिया से अफ्रीका, यूरोप को जब रौंदना शुरू किया, तो इन क्षेत्रों पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। और उसका शासक का जो केंद्र, शासन का जो राजधानी या केंद्र था, वो था टर्की। और टर्की का इन सभी राज्यों पर, 10 राज्यों पर इन पर नियंत्रण था। इनके चारों ओर बाकी ईसाई धर्म को मानने वाले थे ये, लेकिन यहाँ की जनता भी ईसाई धर्म को मानने वाली थी, लेकिन इनका जो शासक था वो मुस्लिम धर्म को मानने वाला था, जिन्हें टर्की का खलीफा कहते हैं। खलीफा इस्लाम धर्म में जो होता है, वो इस्लाम धर्म का सर्वोच्च जो होता है उसको खलीफा बोला जाता है। और खलीफा के पास दोनों अधिकार होते हैं, राजनीतिक भी होता है और धार्मिक भी अधिकार होता है। बाकी चाहे वो जैसे पॉप हो, तो पॉप धार्मिक अधिकार, धर्म का सर्वोच्च अधिकारी होता है। बाहर हिंदू धर्म में यदि बात करें, सनातन धर्म में बात करें, तो शंकराचार्य का पद सर्वोच्च पद होता है। लेकिन इस्लाम में खलीफा का जो पद है वो धार्मिक रूप से भी सर्वोच्च और राजनीतिक रूप से भी वो सर्वोच्च रहता है। प्यारे बच्चों, बालकन क्षेत्र पर ऑटोमन साम्राज्य, तुर्की का नियंत्रण था। इस बालकन प्रायद्वीप में अनेक प्रजाति के लोग, जैसे ग्रीक, रूमानियन, अल्बेनियन तथा महान स्लाव आदि जाति के लोग रहते थे या नस्ल के लोग रहते थे। ये धार्मिक रूप से ईसाई थे, भाषा, रक्त, नस्ल में तुर्कों से भिन्न थे।
जो तुर्क जो इन पर शासन कर रहे थे उनसे क्या थे, ये भिन्न थे, लेकिन धार्मिक रूप से ये सभी एक थे। और ईसाइयों को कभी भी इन तुर्कों ने अपने में मिलाने की कोशिश भी नहीं की, उनको शायद वो तुच्छ समझते थे, इसलिए इन तुच्छ को हिसाब से उन्होंने अपने में कभी मिलाने की कोशिश नहीं। तुर्कों ने भी भले ही इस क्षेत्र को विजित कर लिया हो, परंतु इन्हें अपने में मिलाया नहीं, ठीक है ना, शासन कर रहे थे वो इनके ऊपर। 18वीं शताब्दी में ओटोमन साम्राज्य में निर्बलता के लक्षण प्रकट होने लगे। 18वीं शताब्दी तक आते आते बच्चों ये जो क्षेत्र है ये निर्बल होता चला गया, और ये इतना निर्बल हो गया कि धीरे धीरे ये अपनी शक्ति को तो खो ही रहा था, प्रतिष्ठा को तो खो ही रहा था, वहां के निवासियों में भी अब नियंत्रण नहीं रहा, और वो इनके अत्याचारों से कह लो, इनकी निर्बलता से कह लो, अब वो इनके विरुद्ध एक उठ खड़े हुए और एक स्वप्न देखने लगे कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में काम करेंगे। उत्तर पश्चिम की ओर से ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग सम्राट उनके विरुद्ध आगे बढ़ने लगे, और कार्लोवित्स तथा पेसेवित्स की संधियों द्वारा ऑस्ट्रेलिया ने टर्की से हंगरी तथा ट्रांसवेनिया का क्षेत्र ले लिया। 1820 के बाद जब रूस की गतिविधि से यह प्रकट होने लगा कि वह टर्की की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई कमजोरी से लाभ उठाकर उससे हड़प लेना चाहता है, तो इंग्लैंड और जो ऑस्ट्रिया है तथा फ्रांस भी अपने हितों से प्रेरित होकर इस ओर ध्यान देने लगे, और यह समस्या अंतरराष्ट्रीय समस्या बन गई। चूंकि रूस के बाल्कन नजदीक थे, और रूस का बाल्कन क्षेत्रों पर जो उनका बाल्कन के देशों पर जो रूस कहीं सपोर्ट कर रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि रूस हमारे साथ खड़ा हुआ है, तो उसके पीछे रूस के बच्चों एक बड़ी कूटनीतिक सोच थी कि जब ये बाल्कन क्षेत्र रोमन साम्राज्य से अलग हो जाएंगे या स्वतंत्र हो जाएंगे, तो इन पर सीधा हमारा प्रभाव आ जाएगा, और इनके माध्यम से जो बंदरगाह हैं, कीव का बंदरगाह हैं, उन पर हम बड़ी आसानी से स्थापन नियंत्रण करके व्यापार को अपना और तेजी से अपने उपनिवेशों की ओर बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि ये जो क्षेत्र थे ये भौगोलिक दृष्टि से भी और बहुत ज्यादा ताकतवर राजनीतिक दृष्टि से भी नहीं थे, इसलिए बोले इन पर मैं नियंत्रण आसानी से रख सकता हूं। अब अंतरराष्ट्रीय समस्या बन गई, तो फिर उसके प्रति क्या हुआ, तो सबसे पहले सर्बिया जो इसका बाल्कन देश था उसमें एक विद्रोह हो गया टर्की साम्राज्य के विरुद्ध। बाल्कन प्रायद्वीप में स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न आरंभ करने का श्रेय सर्व लोगों को जाता है। सर्बिया में जो जाति के लोग रहते हैं वो सर्व जाति के लोग रहते हैं। जब 1812 में बुखारेस्ट की संधि से टर्की ने सर्बिया को आंतरिक स्वशासन का अधिकार दे दिया, वहां पर जब बहुत अधिक विद्रोह बढ़ने लगा, ऐसा लगने लगा कि सर्बिया को जीत छोड़ना ही पड़ेगा, रूस का भी दबाव पड़ रहा था, तो बड़े चतुराई के साथ स्वतंत्रता तो न देते हुए उन्होंने क्या कर दिया, इनको स्वशासन दे दिया। यूनान में, जैसे मैं आपको पिछले वीडियो में बताई कि आया था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, तो उस पर मैं ज्यादा डिटेल में यहाँ चर्चा करने वाला हूं नहीं, आप पीछे वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। सर्बिया के बाद टर्की के विरुद्ध यूनान ने भी स्वतंत्रता युद्ध आरंभ कर दिया तथा यूरोप राष्ट्रों के समर्थन से 1832 की कस्तुनतुनिया की संधि से यूनान भी टर्की से स्वतंत्र हो गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट डेट याद रखना, कस्तुनतुनिया की संधि 1832। बच्चों इसको मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये पिछले वीडियो में आप इसको देख लेना। क्रीमिया युद्ध जो 1854 से 56 में हुआ, बाल्कन क्षेत्र में रूस के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए क्रीमिया युद्ध में टर्की का साथ इंग्लैंड और फ्रांस ने दिया। क्या हुआ, जब रूस ने क्रीमिया क्षेत्र में युद्ध में और जो क्रीमिया वगैरह इनका समर्थन करना शुरू कर दिया, तो इंग्लैंड और फ्रांस को लगने लगा कि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र पर पूरे पर रूस का दबदबा हो जाएगा, और जो हमारे क्या कहते हैं इस क्षेत्र में जो शक्ति संतुलन है, वो शक्ति संतुलन को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाएंगे या अस्थिरता आ जाएगी, हमारे अधिकारों को चुनौती दी जाएगी। तो जब युद्ध हुआ तो इंग्लैंड और फ्रांस ने टर्की का साथ दे दिया, रूस की पराजय हुई। रूस की यहाँ पर पराजय ही नहीं हुई, रूस की जो इस क्षेत्र पर नियंत्रण करने की या क्या कहते हैं अपना प्रभाव रखने की जो सोच थी उसको बहुत धक्का लगा। रूस के अंदर रूस ने भी इसमें अपनी बहुत बेइज्जती महसूस की बेटा इस क्षेत्र में, और बाल्कन क्षेत्र पर प्रभाव रूस का कम होने लगा, लेकिन रूस मानने वाला नहीं था। अब उसने सर्व अन्य जातियों को परोक्ष रूप से समर्थन देना शुरू कर दिया, फंडिंग करना यानी पैसा देना शुरू कर दिया।
अब फिर क्या हुआ, जब रूस का सब ये प्रभाव बढ़ गए थे तो इसी वजह से बर्लिन का सम्मेलन रखा गया। बर्लिन वर्तमान में जर्मनी की राजधानी है। बर्लिन में एक 1878 में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसे बर्लिन कांग्रेस भी बोला जाता है बच्चों। बर्लिन कांग्रेस या बर्लिन सम्मेलन तुर्की साम्राज्य के बिखराव तथा रूस एवं ऑस्ट्रिया की साम्राज्यवादी नीति का परिणाम था। इस सम्मेलन की मध्यस्थता बिस्मार्क द्वारा की गई, जो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख किरदार था या हीरो था। सर्बिया, रोमानिया, मॉन्टेनिग्रो स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिए गए। सोचिए आप कितना टर्की की स्थिति कमजोर हो गई कि सर्बिया, जो अभी कुछ समय पहले आपने देखा था उनको स्वशासन दिया गया था, रोमानिया, मॉन्टेनिग्रो को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। ऑस्ट्रिया को बोस्निया हर्जेगोविना का प्रशासन सौंप दिया गया। ब्रिटेन को साइप्रस का क्षेत्र दे दिया गया। कुल मिला के यहाँ टर्की की स्थिति बहुत कमजोर हो गई। रूस को कुछ ज्यादा हासिल हुआ नहीं। इसी वजह से क्या हुआ बच्चों, इसी वजह से प्रथम बाल्कन युद्ध होना निश्चित था, क्योंकि समस्या का समाधान नहीं था। बर्लिन कांग्रेस कहीं ना कहीं समस्या को थोड़ी देर के लिए रोकना था, ठहराव था, क्योंकि उसमें इन सर्व जो बाल्कन देश थे उनके प्रति कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लिया गया। 10 राज्यों को स्वतंत्र नहीं किया गया, कहीं ऑस्ट्रिया का नियंत्रण कर दिया गया। कुल मिलाकर उनको रूस को इस क्षेत्र से दूर रखना था। इस वजह से ये बर्लिन कांग्रेस या बर्लिन जो सम्मेलन हुआ वो अपने बहुत अधिक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका, और इसी वजह से और 1912-13 में प्यारे बच्चों एक प्रथम बाल्कन युद्ध हुआ। 2 बाल्कन युद्ध हुए जिसमें से 12-13 में तुर्कों की दमनकारी नीति, युवा तुर्क आंदोलन, इस समय युवा तुर्क आंदोलन चला अपना नियत प्रभाव दिखाने के लिए। इन पर ईसाई और मुस्लिम अलग अलग धर्मों का भी इसमें बड़ा रोल दिखाया गया है ना। तो युवा तुर्क आंदोलन, यूरोपीय राज्यों में परस्पर विरोधी हित, फ्रांस इंग्लैंड के इनके अपने अपने अलग अलग स्वार्थ थे, रूस के अलग स्वार्थ थे। इस वजह से ये क्षेत्र एक लड़ाई का या अखाड़ा बन गया, लड़ाई का अड्डा बन गया है ना। तो क्या हुआ, आदि प्रश्नों को लेकर प्रथम बाल्कन युद्ध प्रारंभ हुआ जब 8 अक्टूबर 1912 को मॉन्टेनिग्रो ने टर्की के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। जो बाल्कन एक देश है मॉन्टेनिग्रो, उसने अक्टूबर 8 को 1912 में तुर्की के विरुद्ध यानी तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में मॉन्टेनिग्रो के साथ सर्बिया, बुल्गारिया व यूनान ने भी साथ दे दिया, जो इनके बाल्कन देश थे। 30 मई 1913 को तुर्की तथा बाल्कन राज्यों के बीच लंदन में एक संधि के माध्यम से युद्ध का समापन हुआ, लेकिन इससे भी कोई स्थायी हल प्यारे बच्चों नहीं निकला। और ठीक 1913 में, जबकि ये संधि कब हुई, 30 मई 1912 को हुई, और युद्ध 1913 में पुनः प्रारंभ हो गया, जिसको द्वितीय बाल्कन युद्ध के नाम से प्यारे बच्चों जाना जाता है। लंदन संधि के बाद बाल्कन क्षेत्र में अधिक समय तक शांति न रह सकी। विजयी बाल्कन राज्य संधि की शर्तों से संतुष्ट न थे। अतः जून यानी कितनी जून, 29 जून 1913 को बुल्गारिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। यूनान ने सर्बिया का साथ दिया। 10 अगस्त 1913 को बुखारेस्ट की संधि के साथ युद्ध का समापन हुआ। इस युद्ध में बुल्गारिया को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, इसका विभाजन कर दिया गया, इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तो आप इस तरह से देखते हैं कि ये समस्या मूलक अभी भी बने हुए थे और अभी भी इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। जब प्रथम विश्व युद्ध भी अगर आप पढ़ेंगे आगे, अगर आपने पिछले पढ़ा हो, तो प्रथम विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण प्यारे बच्चों है, वो तात्कालिक कारण भी यही बाल्कन क्षेत्र है। जब बाल्कन जो देश है, ये लिखा है इसमें 28 जून 1914 को बोस्निया है ना, ऑस्ट्रिया के सिंहासन के जो उत्तराधिकारी थे आर्कड्यूक फर्डिनेंड, उनकी पत्नी की साराजेवो में हत्या कर दी गई। साराजेवो बोस्निया का एक शहर था। इस हत्या के लिए ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को उत्तरदार ठहराया और सर्बिया ने अब 1 महीने के अंदर इन क्या कहते हैं हथियारों को सौंपने के लिए कहा। हथियारे नहीं सौंपे गए और इसी प्रश्न को लेकर प्रथम विश्व युद्ध बच्चों प्रारंभ हो गया। तो ये बाल्कन समस्या आपके सामने आई। अब दूसरा ये में एक पार्ट और है, ब्रिटेन की अजीब दास्तां एक उसमें है। तो ब्रिटेन मूलतः ग्रेट ब्रिटेन कोई एक देश नहीं है, जो देश है वो है इंग्लैंड। इंग्लैंड
चूंकि ज्यादा प्रभावशाली है इसलिए इंग्लैंड को लोग कभी कभी ग्रेट ब्रिटेन समझ लेते हैं और ग्रेट ब्रिटेन को ही बच्चों कभी कभी इंग्लैंड समझ लेते हैं, पर ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड अलग अलग चीज हैं। कैसे अलग अलग चीज हैं? ग्रेट ब्रिटेन यूरोप स्थित एक द्वीप है। यह द्वीप यूनाइटेड किंगडम, जिसमें जो मैं बता रहा हूं कौन कौन, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के द्वीप आते हैं। इन जो सबसे जो एक भौगोलिक हो जाती है इकाई, जब इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को मिलाकर जब एक इकाई हो जाती है, एक भौगोलिक क्षेत्र बन जाता है, तो वही भौगोलिक क्षेत्र प्यारे बच्चों ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। यही इसमें कौन कौन शामिल है ग्रेट ब्रिटेन में? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। अब कब कौन शामिल हुआ बच्चों? 1282 में इंग्लैंड ने वेल्स को जीत लिया था और 1707 ईस्वी में स्कॉटलैंड विधानतः यानी विधिवत आर्टिकल के माध्यम से इंग्लैंड में मिला लिया गया था। इन संयुक्त राज्यों का नाम ही ग्रेट ब्रिटेन पड़ गया है। इस तरह से ग्रेट ब्रिटेन है प्यारे बच्चों। और इंग्लैंड में अगर जो जैसे फ्रांस में क्रांति हुई, जर्मनी का एकीकरण हुआ है, इटली का एकीकरण जो हमने पिछली बार पढ़ा, इससे इंग्लैंड में ऐसा प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं हुआ। ज्यादा इंग्लैंड में रक्तपात ज्यादा हुआ ही नहीं। इंग्लैंड में जो राजनीतिक सुधार हुए क्रमिक हुए, धीरे धीरे हुए, है ना। पहले मानवाधिकारों की घोषणा कर दी उन्होंने, जिसको मानवाधिकारों को मैग्ना कार्टा कहते हैं, और फिर 1688 में माय डियर स्टूडेंट एक इंग्लैंड में जो क्रांति हुई, इस क्रांति को शानदार क्रांति के नाम से, शानदार क्रांति, या इसको शानदार क्रांति को रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं, किसके माध्यम से धीरे धीरे संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई। यानी राजा के अधिकारों को सीमित कर दिया गया और प्रधानमंत्री के अधिकारों में बढ़ोतरी कर दी। प्रधानमंत्री चुना हुआ होता था, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, संसद में और प्रधानमंत्री उसके मंत्रिमंडल में सारे अधिकारों को दे दिया गया। इस वजह से जो सत्ता का परिवर्तन हुआ, उस सत्ता के परिवर्तन में कोई खून खराबा नहीं हुआ। इसी वजह से उसको शानदार क्रांति या रक्तहीन क्रांति के नाम से प्यारे बच्चों जाना जाता है। तो आज आपका ये पूरा पाठ के लगभग सभी पॉइंटों को यहाँ पर आपको विभिन्न लेक्चरों के माध्यम से बच्चों समझाया गया। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर आपकी बुक में दिए गए हैं, या मुझे ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन आंसर अधिक इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको भी मैं लेकर आ रहा हूं। कल अब मैं से श्रृंखला प्रसारित किया जाएगी, वो श्रृंखला रहेगी आपकी क्वेश्चन आंसर्स की। तो आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।